नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं खेती किसानी से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी एक ऐसा ही अहम मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज बात होगी कृषि शिक्षा के बारे में। कृषि शिक्षा क्यों बहुत जरूरी है, इसका क्या महत्व है, किस तरह से खेती किसानी के क्षेत्र में इससे बदलाव आ सकता है, इन तमाम बातों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। विषय क्या रहेगा बताते हैं आपको। विषय रहेगा कृषि शिक्षा और खेती। जी हां, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर आरसी अग्रवाल, बताते हैं उप महानिदेशक हैं कृषि शिक्षा विभाग ICAR में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। हिमांशु सिंह सागर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये पेशे से वकील हैं लेकिन साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मर हम इन्हें कह सकते हैं। साथ ही हमारे साथ राहुल यादव जी उपस्थित हैं, जो टीचर हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं श्री कृष्णा सेवाधाम डेयरी फार्म के। और साथ ही हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर उपस्थित हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर IGNOU में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श। धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हमारे खास रिपोर्ट पर। भारत में कृषि शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए दिसंबर 1973 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। एक ऐसा विभाग जिसका काम ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जैसा इदारा भी इसी के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा इम्फाल में मौजूद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी CAU भी इसी के अधीन है। ये दोनों स्वायत्त निकाय है और इनका प्रशासनिक नियंत्रण कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अधीन ही आता है। ICAR पूरे देश में बागवानी, मछली पालन और पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का प्रमुख केंद्र है। देश भर में ICAR के 113 संस्थान फैले हुए हैं और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में गिना जाता है। 63 कृषि विश्वविद्यालय, 6 ब्यूरो, 18 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 25 परियोजना निदेशालय और 89 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं पूरे देश में फैली हुई है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा पर है और इसके अंतर्गत 13 कॉलेज आते हैं। इनके अलावा 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी देश में मौजूद है। ICAR का कहना है कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को इस ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग स्तर पर कई तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जा रही है। हमारे देश में जितने भी कृषि और पशु वैज्ञानिक हैं, वो इसी शिक्षा तंत्र से निकले हैं और सभी वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में भारतीय कृषि विकास में योगदान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। खास तौर से कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षमता और गुणवत्ता विकास इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस काम के लिए कुशल स्नातकों, तकनीक के माहिरों और नवाचार अनुसंधानकर्ताओं की जरूरत होगी। नई शिक्षा नीति कृषि बाजार के प्रसार से जुड़ी तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सामान्य शिक्षा के साथ ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाने की बात हो रही है जिनसे कृषि और पशु विज्ञान के पेशेवरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। ये ऐसे पेशेवर होंगे जिनके पास स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान तो होगा ही, उत्पादकता में कमी, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने जैसे ज्वलन मुद्दों पर भी जानकारी होगी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कृषि शिक्षा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अग्रवाल से। डॉक्टर आरसी अग्रवाल, आप कृषि शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं, आप निरंतर इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं, खेती के क्षेत्र में कृषि शिक्षा की कितनी महत्ता है? धन्यवाद अदिति। कृषि शिक्षा का महत्व खेती से सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है। आज
हम जो भी खाद्यान्न की उपलब्धता है और जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सरप्लस है, ये सारा परिणाम हमारे किसानों की, हमारे वैज्ञानिकों की और कृषि शिक्षा का ही योगदान है और उसी की देन है। आप देखेंगे कि कृषि शिक्षा की वजह से आज हमारे पास कोई भी खाद्यान्न ले लें आप, किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन ले लें आप, जैसे कि दूध की उपलब्धता है, मीट की उपलब्धता है, आपके गेहूं की उपलब्धता है, चावल की उपलब्धता है, या कोई भी चीज़ देख लें आप, तो ये जो नई नई तकनीकियाँ हम लोगों ने विकास की हैं शिक्षा के द्वारा, जो हमारे पास नया एक युवा वर्ग तैयार हुआ है, उन लोगों की मेहनत की वजह से, उन लोगों के सहयोग की वजह से, उन लोगों के खोज की वजह से ये सब संभव हो पाया। और इसमें मैं और बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे पास युवा वर्ग कृषि शिक्षा के प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहा है और इसमें विशेषतः लड़कियों की संख्या पहले से बहुत अधिक बढ़ी है। अभी हमारे पास करीब 49% लड़कियां इसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, कृषि शिक्षा की तरफ जी। तो एक बहुत ही अच्छा रुझान हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, तो कृषि शिक्षा से हमारे जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं और जैसे कि आपने जिक्र ही यहाँ पर किया कि लड़कियां ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि हमारे किसान भाई खेती करते हैं लेकिन महिलाएं कहीं पीछे रह जाती हैं, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र से जब महिलाएं जुड़ रही हैं तो हमारी महिला किसान भी आगे बढ़ रही हैं और इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बदलाव आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि युवा हमारे इस क्षेत्र से आकर्षित हो रहे हैं, तो ICAR की क्या भूमिका है इसमें और लोगों को जागरूक करने के लिए? किस तरह से जागरूक किया जा रहा है हमारे युवाओं को? इसमें युवाओं को जागरूक करने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे कि आप सब लोगों को विदित होगा कि हमारा जो कृषि शिक्षा है, अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम्स है, इसमें इसको हमने प्रोफेशनल डिग्री बनाया है और प्रोफेशनल डिग्री होने की वजह से अब युवा लोग अपना स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं और इसके लिए हमने करीब 900 एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट्स सभी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि करीब 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं, में स्थापित किए हैं और उन छात्रों को जो कि गाँव से जुड़कर अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं 1 साल के लिए, जिसको हम स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2016 में जी। वहाँ पर हम बच्चों को 3000 रुपए का स्कॉलरशिप भी देते हैं और उससे जुड़े जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनके शिक्षण के लिए जो भी सुविधा हो सकती है वो हम ICAR के द्वारा उन बच्चों को आकर्षित करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोर्सेज हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे जो युवा हैं उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोर्सेज के बारे में कुछ आप थोड़ी सा जानकारी दें ताकि हमारे युवा जब इस कार्यक्रम को देखें तो उनमें भी और उत्सुकता बढ़े कि हम इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं हमारे युवा अगर खेती किसानी के क्षेत्र में और भी ज्यादा सफलता हासिल करनी है? इसमें अदिति, इसमें बहुत तरह के कोर्सेज हैं जो कि हमारे युवा वर्ग को शायद नहीं पता है जी। और इसके लिए हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी हम लोग जैसे दिल्ली बेस्ड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग करना चाहते हैं, CBSE बोर्ड से मीटिंग करना चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो कि कृषि शिक्षा में हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 13 सब्जेक्ट्स देते हैं जी। 90 सब्जेक्ट्स में हम लोग MSc कराते हैं, 80 सब्जेक्ट्स में हम लोग PhD कराते हैं। एक आम धारणा है कि कृषि शिक्षा का मतलब सिर्फ खेत में जाकर गेहूं, चावल, मक्के को पैदा करना, लोग जनरली ये समझते हैं। उनको नहीं पता है कि सॉइल लेस खेती भी होती है, एक्वाकल्चर है, हाइड्रोपोनिक्स है, आपके बहुत सारे एनिमल साइंस में आप क्लोनिंग कर सकते हैं, फिशरीज में नई नई ब्रीड्स डेवलप हो रही हैं, आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करके एक बहुत अच्छा रोजगार, आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है, वैल्यू एडिशन का काम है, फूड प्रोसेसिंग का काम है, इतनी अच्छी तरह के फूड्स हमारे यहाँ युवा बना रहे हैं, तो उन मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको एक ब्लॉकचेन किस तरह से उसमें लिंक करना है हमें जो है, तो बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जहाँ पर हमारा युवा वर्ग अपने आप को उनसे लिंक कर सकता है जी। और एक रोजगार देने वाला बन सकता है, न कि रोजगार लेने वाला बन सकता है।
बिल्कुल, तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारे जो युवा हैं वो इस क्षेत्र से जुड़ सकें। पहले धारणा थी कि गेहूं उगा लिया, धान उगा ली, सब्जी उगा ली, इसी को खेती माना जाता था, कृषि के क्षेत्र को एक सीमित दायरा माना जाता था। लेकिन अब इसमें कई अपार संभावनाएं हैं। हमारे युवाओं की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टार्टअप्स भी लगातार हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स ही हम देख रहे हैं कितने बढ़ गए हैं। तो कृषि शिक्षा का उसमें क्या रोल हो जाता है अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है शुरू? स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। हमने अभी एक MOU साइन किया है नाबार्ड से। हमारे रफ्तार प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जो कि कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम है, और इसके लिए सारी जानकारी भी हम लोग छात्रों को देते हैं। अदिति, एक मैं उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा। जी बताएं। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया सोलन में, और वहाँ एक छात्रा से मैंने बात की, वो अंडर ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों मिलना चाहते हो मेरे से, तो उसने कहा कि सर आपने जो ट्रेनिंग दिलवाई है हम लोगों को इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, एक स्पेशल 1 महीने की ट्रेनिंग मशरूम रेजिंग पर, उस मशरूम रेजिंग के ऊपर मेरा पूरा एक कॉन्फिडेंस हो गया। और जब मेरे अंकल की कोविड लॉकडाउन में नौकरी चली गई, तो मैंने उनको सहायता की और उनकी गैराज में उन्होंने मशरूम रेजिंग की खेती की जी। और 30,000 रुपये प्रति माह वो कमा पाए और अपनी फैमिली को बचा पाए। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हैं जहां बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं। उन 500 बच्चों में से एक भी बच्चा मुझे ये नहीं मिला कि जो कि जिसने ये कहा हो, और मेनली लड़कियां कि जो कि नौकरी लेना चाहती हैं। सबने कहा हम अपना अपना रोजगार खोलना चाहते हैं। तो इतने स्टार्टअप्स के प्रोविजन है हमारे पास, इतने स्टार्टअप्स बच्चे खोल रहे हैं, और इतनी सरकार भी इनको सुविधा दे रही है कि मैं समझता हूँ कि हम एक नए भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण इन छात्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो ICAR की भूमिका जो है हमेशा से ही अग्रसर रहती है इस क्षेत्र में, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और कृषि शिक्षा को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य किए भी जा रहे हैं। ICAR तो काम कर ही रहा है। इग्नू की बात करते हैं, तो इग्नू की भूमिका पर डॉक्टर जैन क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया उसी तरह इग्नू भी कृषि क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है। खासकर हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने इस तरह के प्रोग्राम चलाए। ये प्रोग्राम बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे 6 मंथ के, 6 महीने के होते हैं, 1 साल के होते हैं। तो इस तरह ताकि युवाओं को, जैसे हमारी जो ग्रेजुएशन होती है उसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 4 साल तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो सीधा कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, या कोई अपने जो उनके पास जो ज़मीन में उसमें कुछ नया एडिशनल कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इग्नू ने बहुत सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। और इन प्रोग्रामों का जो हमने रिजल्ट्स ये देखा है, उनका जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये इग्नू का मेजर रोल है। और ख़ासकर हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे इतने गरीब है, या वो अपने शहर में कॉलेज में नहीं आ सकते, या फिर अपने दूर नहीं जा सकते, कई सारी प्रॉब्लम्स होती, समस्याएं होती। तो उन बच्चों को हम उनके घर बैठे हुए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हुए एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो कि दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और अपने जो कोई फ्लोरिकल्चर का बिजनेस करना चाहता है, या कोई ऑर्गेनिक फार्म स्थापित करना चाहता है, या कोई पोल्ट्री फार्म लगाना चाहता है, चालू करना चाहता है, सेरिकल्चर का कोई व्यवसाय करना चाहता है, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे पाठ्यक्रम चालू किए हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे पाठ्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जो युवा हैं वो जुड़ सकते हैं। आप ICAR से जुड़ सकते हैं, आप इग्नू से भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में डॉक्टर जैन से हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन हमारे अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हिमांशु जी हमारे साथ उपस्थित हैं, पेशे से वकील हैं लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर भी हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया? हिमांशु जी सबसे पहले तो यही बताएं। मैम, फार्मिंग भारत का अपना एक खुद का मेन कार्यक्रम है, इससे कोई चीज़ अलग नहीं है। अभी भी कुछ हद तक परसेंटेज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है भारतवर्ष की। कोविड के दौरान ये पता लग गया कि केवल अच्छा खाने से हम इस महामारी से बच सकते हैं। कुछ ज़मीन थी, कोशिश करी कि उस पर कुछ पैदावार की जाए। हालांकि जानकारी नहीं थी क्योंकि घर में कभी किसी ने खेती नहीं की। उस वक्त याद आई इग्नू की, और जब इग्नू से पता लगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम ये कर रहे हैं,
तो वो एक कोर्स किया गया। सबसे अच्छा ये था कि उसमें समय की बाध्यता नहीं थी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जब आपको समय हो आप उसे पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि इग्नू से ये शिक्षा लेने में जो आनंद हमें प्राप्त हुआ उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि एक मित्र की तरह हमें समझाया गया, और उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव ये रहा कि जब हम खेती करने उतरे तो जो पैदावार थी वो वाकई में हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हुई, और इसी तरह हम फार्मिंग की तरफ, कृषि की तरफ रुझान हुआ। बिल्कुल, तो ये एक समय की मांग थी। आपने देखा कि कोविड महामारी में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आपने किया और इग्नू ने पूरा साथ आपका दिया है। शिक्षा यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। अगर आपको जानकारी हो जाए तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फाउंडर भी हैं यहाँ पर श्री कृष्णा सेवाधाम डेयरी फार्म के, जो पेशे से एक टीचर हैं लेकिन डेयरी फार्मिंग से भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, 2008 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तो मेरे मन में इच्छा आई कि हमारे दादाजी खेती करते थे, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, कि हम भी कुछ खेती में करें, लेकिन जानकारी तो थी नहीं जी। तो फिर किसी ने सलाह दी कि कोई पहले कृषि से जुड़ा हुआ कोर्स कर लो, फिर उसके बाद इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो जब पता किया कॉलेज में, तो क्योंकि मैं आर्ट्स ग्रुप का था, और कॉलेज में पता करने पर ये बताया गया कि जो साइंस ग्रुप के लोग होते हैं वही बीएससी एग्रीकल्चर में या ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं जी। फिर इच्छा छोड़ दी कि भाई चलो कृषि शिक्षा हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि दिल्ली के ही पास में गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। तो एक दिन अखबार में इग्नू का एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, उसमें पता चला कि इग्नू के कृषि से जुड़े कोर्सेज हैं जिसमें कोई स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है कि साइंस साइड वाला ही कर सकता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर था, और 2011 में मैंने इग्नू के एक बहुत जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है उसका बहुत अच्छा कार्यक्रम जो डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है उसमें एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद जब कॉलेज में मैंने अपने स्टडी सेंटर पे उसके बारे में पढ़ाई की, टीचरों ने बताया, तो पता चला कि एक असीमित संभावनाओं का क्षेत्र मेरा इंतजार कर रहा है। और उसको जब मैंने कोर्स को पूरा किया तो 2014 में मैंने अपना एक डेयरी का बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में तो हम दूध फार्मर से लेते थे, लेकिन बाद में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या आई। बिल्कुल, उसी कोर्स में हमें ये बताया गया था कि किस तरीके से शुद्ध दूध की पहचान करते हैं। तो देखिए कृषि शिक्षा कितनी ज्यादा यहाँ पर आपके काम आई कि अगर आपको नहीं पता होता तो आप उसी दूध का इस्तेमाल कर रहे होते। तो जो हमारे कस्टमर थे उनको अच्छा प्रोडक्ट हम नहीं दे पा रहे थे, शिकायतें आ रही थी। फिर दिमाग में आया, क्योंकि हमें टीचरों ने बताया था कि अच्छा डेयरी फार्म बना करके क्लीन मिल्क प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो फिर मैंने 2016 में डेयरी फार्म मैंने बनाया और एक गाय से शुरू किया। उस समय मैं टीचर था, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था। तो धीरे धीरे वो डेयरी फार्म ग्रो करता रहा, क्योंकि शुद्ध दूध मिलता था तो कस्टमर भी बढ़ते रहे जी। तो आप खुद एक शिक्षक हैं और आपने और अन्य क्षेत्र में भी शिक्षा हासिल करके देखिए ये मुकाम हासिल किया है, सफलता हासिल की है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। ये कृषि शिक्षा इनके तो बहुत काम आई है, सभी के बहुत काम आ सकती है, लेकिन आप जुड़ कैसे सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि पता ही नहीं होता। जैसे यहाँ पर राहुल जी ने भी कहा कि आर्ट्स में था, साइंस वाले ले सकते हैं, ये सवाल सबके मन में होता है। तो इग्नू क्या करता है, किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के यहाँ पर लोग जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? डॉक्टर जैन क्या कहना चाहेंगे? सारे ही सवालों के आप जवाब दें, बहुत सारी शंकाएं रहती हैं युवाओं के मन में। देखिए बड़ा फिक्स पैटर्न है एडमिशन का। साल में 2 बार एडमिशन होते, जनवरी सेशन में एडमिशन होते, जुलाई सेशन में एडमिशन होते। और इग्नू की वेबसाइट में ऑनलाइन प्रक्रिया है एडमिशन लेने के लिए। आपको सिंपली वहाँ क्लिक करना है, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं, उसमें अपलोड करने होते हैं और फीस उसमें होती है। और फीस हमने काफ़ी कम रखी है, क्योंकि हमारा पर्पज़ एक सोसाइटी को एक सर्विस देना है। बहुत ही कम फीस हमने रखी हुई है सभी प्रोग्राम्स की। और जो प्रोग्राम है हमारे पाठ्यक्रम वो सभी लेवल के हैं। जैसे किसानों के लिए भी पाठ्यक्रम है, ग्रामीण युवाओं के लिए पाठ्यक्रम है, जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग हैं उनके लिए भी पाठ्यक्रम है, ताकि वो ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जो
ऑलरेडी कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने को कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन और एडिशनल एजुकेशन और हम कह सकते हैं अतिरिक्त उनको दक्षता प्राप्त करनी है, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ कोर्स है। किसानों की हम बात करें जो बिल्कुल अनपढ़ है या जिनको लिखना पढ़ना आता है, जो लिख सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे डेयरी फार्मिंग का चला रखा है। तो वो 2 महीने का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसमें बुक्स होती है, छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं, उसमें मोटे मोटे अक्षर से लिखते हैं ताकि किसान उसको पढ़ सके आराम से, और उसमें ज़्यादातर पिक्चर्स होती हैं ताकि पिक्चर्स को देख के समझा जा सकता है और उसको आसानी से वो पढ़ सके। और खास बात है वो सभी रीजनल लैंग्वेजेज में होता है प्रोग्राम ताकि वो किसान आसानी से उसको पढ़ सके। और उसमें जो प्रैक्टिकल है जिसको हम कहते हैं कि वो ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने स्टडी सेंटर हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग इलाकों में, वहाँ जाकर वो कुछ जो दक्षता प्राप्त करनी होती है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो हमने 6 महीने के कोर्सेस बना रखे, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, तो उसमें हमने एक पर्टिकुलर स्किल को ध्यान रखते हुए, एक पर्टिकुलर दक्षता को ध्यान रखते हुए, एक पर्टिकुलर उद्यम को ध्यान रखते हुए कोर्स बनाए हैं। उसमें जैसे हमने पोल्ट्री फार्मिंग का प्रोग्राम बनाया है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट ज्ञान है कैसे हम पोल्ट्री फार्म स्थापित कर सकते हैं, कौन सी हम पोल्ट्री ब्रीड लानी है, कौन से पर्पज़ के लिए कौन सी ब्रीड होती है, और एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं उसको, अगर आपको बैंक के पास जाना है तो कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल बना सकते हैं, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और साथ में उस कोर्स में आप यहाँ पर मुहैया कराते हैं। उसकी मार्केटिंग एस्पेक्ट इसके लिए मैं डॉक्टर जैन आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भी मतलब आए करना चाहे, जैसे कि राहुल जी के साथ भी दिक्कत आई थी कि आर्ट्स के थे, साइंस का कर सकते हैं, साइंस वाले ही कर सकते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी होती है या फिर क्या ऐसे ही आप कभी भी मन करे तो कर सकते हैं, मतलब इच्छा है करने की लेकिन कुछ बाधाएं आ रही हैं तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इन्होंने राहुल जी के एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हमारे यहाँ स्ट्रीम की इतनी बाध्यता नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम होते हैं जिसमें हाईली कोई टेक्निकल चीज़ है या कोई एनालिसिस है या कोई उनके, अदरवाइज हमने सारे प्रोग्राम्स हमारे हैं जो दक्षता आधारित प्रोग्राम्स हैं, व्यवसायिक आधारित प्रोग्राम है, वो सबके लिए ओपन है। बस तो उसमें उम्र की भी कोई सीमा यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं होती हमारे यहाँ। इग्नू में कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 80 इयर्स के और 70 इयर्स के लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो ऐसे तो उसमें सिंपली जैसे प्रोग्राम के सर्टिफिकेट प्रोग्राम जनरली हमने 12th पास रखे हुए, तो जिन्होंने 12th पास करके किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें ओपन, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है और जो कुछ पढ़ना चाहता है, हमारा उद्देश्य ये कोई पढ़ना चाहता है उसके तो उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत सारी शंकाएं हैं आपके मन में, तो वो दूर हो सकती हैं। इग्नू आप जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। योग्यता क्या है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दी है कि आप किसी भी उम्र में जा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इस चीज़ की पढ़ाई की है या इस चीज़ की पढ़ाई नहीं की है, ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। आप कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हिमांशु जी भी बड़े हैं, पेशे से वकील हैं, लेकिन आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मर के रूप में ये उभरे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही आपने क्यों सोची है हिमांशु जी, क्या कहेंगे इस पर? कोविड-19 का तो आपने जिक्र किया ही, लेकिन और भी कुछ मन में मतलब आशाएं थी, क्या था? मैम बिल्कुल, एक इच्छा थी मन में कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि हम जो और बाकी लोग हैं उनकी भी कुछ सेवा कर सकें। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने ये एहसास किया कि जो मेरी खुद की नॉलेज है, कानून विधि की जैसा नॉलेज है, अगर उसे जानकारी के रूप में दिया जाए किसानों को, तो उससे उनका क्या बेनिफिट, क्या उनका फ़ायदा हो सकता है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना खुद का पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे और ज़मीन खरीदना चाहे उसके लिए, तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी माफ़ है। अब ये जानकारी हर किसान को नहीं है जी। तो यही मेरा मकसद था कि मैं जो आम किसान है उसको ये जानकारी दूं कि कानून भी आपके साथ है, इसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर की शिक्षा भी लेते हैं तो इन दोनों का जो समावेश है उससे आप वाकई में, जैसे मोदी साहब कहते हैं कि डबल द फार्मर्स इनकम, आप वाकई में इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि आपकी इनकम वाकई में डबल हो।
जी बिल्कुल। तो देखिए, अच्छी आशाओं के साथ, अच्छी इच्छा के साथ यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है, सफलता भी हासिल की है। अपना ही नहीं सोचा बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी सोचने के चलते इन्होंने इस क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और इन्हें बिल्कुल यहाँ पर अच्छा मुकाम हासिल हुआ भी है। अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा मुकाम जरूर हासिल होगा। बढ़ते हैं आगे, राहुल जी के पास जाना चाहेंगे। राहुल जी, डेयरी फार्मिंग से अगर और लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? क्योंकि ये जो डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है ना, एक तो इसमें सबसे बड़ी सुविधा है कि आप एक गाय से भी स्टार्ट कर सकते हैं जी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र में काम तो करना चाहते हैं पर उनके पास जगह ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में डेयरी फार्मिंग उनके लिए वरदान है। एक गाय या 2 गाय या 5 गाय से आप डेयरी फार्म स्टार्ट करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें आप मेहनत कीजिए और उसमें आप सफलता अवश्य हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक छोटे से स्तर पर यहाँ पर शुरुआत करके उसे काफी बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें पहले जानकारी हासिल कर लेनी है, शिक्षित हो जाना है उस क्षेत्र में। फिर देखिएगा कोई भी बाधा आपको बड़ी नहीं लगेगी, आप अपने आप उसका जो सोल्यूशन है, समाधान है, वो निकालने में सक्षम हो जाएंगे। और इसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे और अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा और खेती की। कृषि शिक्षा का क्या महत्व है अभी तक हमने जान लिया है, इस पर हमारी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। भारत में कृषि का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं। सभ्यताएं बदलती रहीं और साथ साथ कृषि का स्वरूप भी बदलता गया और इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। वर्तमान समय में अगर आप खुदरा रोजगार चाहते हैं तो कृषि इसके लिए एक उत्तम विकल्प है। कृषि क्षेत्र में अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो आप कोई भी फसल और किसी भी किस्म की खेती कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ले सकते हैं, जो आपकी हर तरह से मदद करेगी। साथ ही आपको पशुपालन के क्षेत्र में भी स्वरोजगार से काफी मुनाफा मिल सकता है। आज कई इंजीनियर और पढ़े लिखे व्यवसायी भी शूकर पालन, मछली पालन जैसे कार्यों को कर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और उद्यमिता विकास में एक छोटी अवधि प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम भी होना चाहिए और कृषि व्यवसायों में नियोजित होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल भी पैदा होंगे। तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जैन का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जैन लगातार हमें बता रहे हैं कि इग्नू की बहुत ही अहम भूमिका है कृषि के क्षेत्र में। जी हाँ, हमारे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो उनके लिए कई तरह के पाठ्यक्रम लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे युवा उससे जुड़े और खेती किसानी के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करें। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से युवाओं को यहाँ जागरूक किया जा रहा है। देखो, कई सारे आजकल तो आधुनिक युग है और सोशल मीडिया भी काफ़ी प्ले करता है और इग्नू के लोगों को मालूम भी है कि इग्नू में भी कृषि शिक्षा होती है।
हालांकि हमने इग्नू में 2005 में इस कृषि शिक्षा हमने आरंभ की थी, लेकिन काफ़ी पॉपुलर है और इसका एक पैटर्न ही है। सबसे अच्छी बात है इग्नू की, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर हमारे रीजनल सेंटर है इग्नू के, और वहाँ पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से कृषि के पाठ्यक्रम हमारे यहाँ अवेलेबल। उसके अलावा न्यूज़पेपर में भी इग्नू के प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन आती है, कब प्रोग्राम एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब एग्ज़ाम है, सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आती है। और ख़ासकर इग्नू की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे ज्ञान दर्शन चैनल है, उनके थ्रू भी हम एजुकेशन करते हैं। तो वो एक लाइव काउंसलिंग प्रोग्राम इग्नू के हेडक्वार्टर से भी हम लोग करते हैं। जी देखिए, तो कितने सारे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, अहम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो देश के युवा हैं, युवा ही नहीं बल्कि जितने भी आमजन हैं वो कृषि शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके। हमारे एक किसान भाई हम कह सकते हैं जागरूक हुए हैं और उन्होंने इस दिशा में आगे कदम भी बढ़ाए हैं। ऐसे में उन्हीं से हम जान लेते हैं। हिमांशु जी, क्या कहेंगे, स्कूल स्तर पर अगर हम कहते हैं तो कृषि शिक्षा को आप कितना जरूरी मानते हैं? मैम, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कहा जाता है कि नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार अगर हम प्राइमरी शिक्षा में एग्रीकल्चर को थोड़ा सा मामूली सा भी इनपुट देंगे तो बच्चों की रुचि, बच्चों का रुझान जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत बहुत बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, पहले जहां इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित माना जाता था, अब हमें शहरी स्तर पर भी इसे लाना है, क्योंकि कई तरह की आधुनिक तकनीकें यहाँ पर विकसित हो रही हैं, प्रणालियां विकसित हो रही हैं, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग बल्कि शहरी क्षेत्रों के लोग भी जुड़ रहे हैं और इस क्षेत्र में काफी अच्छा करके भी दिखा रहे हैं। राहुल जी, आपकी भी टिप्पणी यहाँ पर लेना चाहेंगे कि आप तो पेशे से एक शिक्षक रहे ही हैं, तो कितनी महत्ता समझते हैं आप? जी, हमारे समाज का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसमें कृषि को धीरे धीरे इतना पीछे कृषि चली गई कि एक 8वीं क्लास का बच्चा या 10वीं क्लास के बच्चे को कृषि क्षेत्र की कोई बुनियादी शिक्षा नहीं होती। और क्योंकि मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, खुद टीचर हूँ, तो मैंने ये अनुभव किया है यदि बच्चों को कृषि शिक्षा शुरुआत से ही दे दी जाए तो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जो कृषि विकास दर काफ़ी नीचे है, 2% 3% है, वो काफ़ी ऊंचे जा सकती है। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि अब अपना ही उदाहरण मैं लेता हूँ कि जब ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे कृषि की शिक्षा मिली और आज एक डेयरी फार्म मैं चला रहा हूँ और पूरी अच्छी इनकम के साथ चला रहा हूँ, तो जो बच्चा 5वीं क्लास से या 6ठी क्लास से ही उसको शिक्षा मिल जाएगी तो उसको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और हमारे देश की भी विकास होगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम शुरुआती स्तर पर ही यहाँ पर बच्चों को अवगत करा सकें, जागरूक करा सकें कृषि क्षेत्र के प्रति। जैसे कि कहा हमारे विशेषज्ञ ने कि नींव मजबूत होगी तभी तो आगे चलकर इमारत भी मजबूत खड़ी होगी। तो हमें ज़रूरी है कि बचपन से ही, शुरुआत से ही यहाँ पर बच्चों को कृषि क्षेत्र के प्रति जागरूक करें। तो लगातार यहाँ पर कोर्सेज इग्नू भी करा रहा है, युवा इससे जुड़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपिंग कोर्सेज हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर डॉक्टर जैन? देखो, हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो 2 तरह के सिस्टम हम बोल सकते हैं। एक प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें बेसिकली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आती है, वहाँ पर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल डिग्री हम प्राप्त करते हैं। जो कि एक बहुत ही अच्छा एक विकसित सिस्टम है हमारे यहाँ भारत में। एक दूसरी शिक्षा है जो कि नए तरीके से अभी आ रही है, खासकर हम देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, कृषि क्षेत्र में भी ऑनलाइन एजुकेशन भी अभी चालू हो गया है। तो उसमें भी स्कूल, जो हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एजुकेशन ही है, जैसे पहले भी बताया। खासकर हम देखें 1-2 स्टेट में है, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी कृषि शिक्षा है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। दूसरी जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जो इंडस्ट्री की ट्रेनिंग करवाता है। ऐसा कोई सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर में नहीं है। इंजीनियरिंग के एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, वैसा सिस्टम भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में नहीं। तो इस तरह की जो स्कूल लेवल पर काफ़ी प्रॉब्लम है। साथ में बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी की बात करें तो ICAR में जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया था 95 सब्जेक्ट हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज होती है और
काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेकिन जो हम एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं या व्यावसायिक शिक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि एक छोटे लेवल, छोटे ड्यूरेशन के प्रोग्राम, 6 महीने के प्रोग्राम, 1 साल के प्रोग्राम ऐसे चला के उनको एक वो डायरेक्ट इनपुट मीन्स ऐसा इनपुट जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके, एक विद्यार्थी अपने आप को डेवलप कर सके या सीधा फील्ड में जाके उत्पादन प्राप्त करे। तो इस तरह की एजुकेशन के लिए हमने एजुकेशन, जो एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, उस पर गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है अभी। जी, तो सरकार का भी काफ़ी फोकस है इस पर और आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर अवगत करवाया जा सके। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं फार्म पर ले जा करके, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? डिस्टेंस एजुकेशन में बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और बेसिकली हमारे जब कंपोनेंट की बात कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, तो 2 कंपोनेंट मुख्य है। एक तो थ्योरी बेस्ड पाठ्यक्रम होता है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड पाठ्यक्रम होता है। थ्योरी बेस्ड पाठ्यक्रम हम क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल उनको सरल भाषा में स्टडी मटेरियल बना के स्टूडेंट्स को देते हैं और बाई चांस स्टूडेंट्स को उसमें पढ़ने में कुछ सब्जेक्ट ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम उनको स्टडी सेंटर देते हैं। वहाँ जाकर वह अपने टीचर्स से, अपने काउंसलर से जाकर उस टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं और उन कंसेप्ट को समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक बहुत ही एक रचनात्मक और संरचनात्मक प्रणाली बना रखी है। खास हम क्या करते हैं, जहाँ भी एग्रीकल्चर कॉलेज है या कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने स्टडी सेंटर बना रखे। वहाँ पर क्या कहता है कि सैटरडे संडे एक शेड्यूल बनाते हैं कि ये दिन ये प्रैक्टिकल हो करेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स जाकर वो प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, उनको सीखते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को जाना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि उनको अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी अटेंडेंस नहीं होती, तो वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तब तक अच्छे से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हर बारीकी को हम समझें, उसे अप्लाई करें, तभी तो हम सक्सेसफुल यहाँ पर हो पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे, जैसे कि हिमांशु जी ने भी की है। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब बात जैविक खेती की आती है तो बहुत सारी भ्रांतियाँ सबके मन में होती हैं, तो शिक्षा हासिल करने के बाद, प्रशिक्षित होने के बाद आपको किस तरह का बदलाव यहाँ पर लगा? आपको संकोच नहीं आया कि अगर मैं करूंगा तो 3 साल तक हम हो सकता है मेरी उपज यहाँ पर कम हो जाए, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां हमने सुनी हैं? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है और ये भ्रम ही है, इसे आप भ्रम ही कहें। जो असलियत है वो ये है कि आजकल जो ये नया ट्रेंड चल गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये असलियत में कुछ भी नहीं, हमारी पारंपरिक खेती जो हम भारतवर्ष में करते आए हैं इतने सालों तक, ये वही है। इसको एक नया नाम दे दिया गया है जिससे कि लोग भ्रमित हों, लेकिन इससे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम जिस तरह से पारंपरिक खेती, आपको पता होगा पहले भी जो गाय का गोबर था उसी से खाद बनाई जाती थी, आज भी हम उसी खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें अगर हमने थोड़े से केंचुए डाले तो हम उसे वर्मी कंपोस्ट का नाम दे देते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी लोग, अगर आप अभी भी गांव देहात में जाएं तो उसे कूड़ी का खाद कहते हैं और ये वही खाद है जो कि बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही पैदावार बढ़ाने के लिए हमारी काम में आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भ्रम वाली चीजें हैं, इनसे हम केवल और केवल शिक्षा प्राप्त करके ही दूर रह सकते हैं। अगर हमें शिक्षा, जैसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर एस.के. यादव जी का, जो एचओडी हैं एग्रीकल्चर इग्नू के और मेरे गुरु भी हैं। उन्होंने ये मुझे समझाया कि ये सब भ्रमित करने वाली वस्तुएं हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कि हम सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेंगे, यकीन मानिएगा हम इस भ्रम में ही रहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग पारंपरिक जो खेती है उसी की ओर अपना ध्यान रखें और वही असलियत में जो जैसे कहते हैं बढ़िया पैदावार देने के लिए एग्रीकल्चर है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि प्राकृतिक खेती की ओर यहाँ पर अपना रुझान बढ़ाएं, लगातार हमारी सरकार भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो प्राकृतिक खेती के संदर्भ में भी कुछ कह दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो जुड़े इससे, क्योंकि आप खुद इससे जुड़े हुए हैं, तभी लोगों को और विश्वास होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। समय का अभाव शायद जितना मेरे पास रहा कभी किसी के पास नहीं रहा। हाँ, ये है कि जैसे कहते हैं कि हर काले बादल की एक सुनहरी परत होती है। कोविड ने हालांकि बहुत हमें दिक्कत परेशानियों का सामना करने पे मजबूर किया, लेकिन उसने हमें अपने परिवार के संग बैठकर समय बिताने का भी समय दिया, जो कि बहुत जरूरी था। और उस वक्त हमें ये एहसास हुआ कि अगर हम अपने परिवार का
अच्छे से लालन पोषण करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम उन्हें जो खाद्य पदार्थ दे रहे हैं वो अच्छे हों, वो पौष्टिक हों, गुणकारी हों। और गुणकारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने एक पैकेट पे देखा कि हाँ इसमें ये लिखा हुआ है और इसके कैलोरी वैल्यू ये है, वो पौष्टिक नहीं है। पौष्टिक तब है जब आप उसकी पूरी प्रक्रिया को समझें कि वो कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ से आ रहा है हमारे पास। और जब हम उस प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये पौष्टिक उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, जितना हम इसे समझते हैं। उस वक्त जब मैंने खेती शुरू करी तो यकीन मानिए कई लोगों ने सही गलत भी समझा, कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई क्या हुआ और कुछ काम नहीं चल रहा है क्या। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज से देखिए, एक पेड़ भी तभी हरा भरा रह सकता है जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। उसी तरह अगर हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और शायद यही एक कारण था कि मैंने पारंपरिक खेती की तरफ रुझान बढ़ाया है। और साथ में मुझे इग्नू का बहुत बड़ा और बहुत ही जिसे कहेंगे मजबूत सहारा मिला, क्योंकि उसके ज्ञान के बिना मेरा कोई भी कार्य अधूरा रहेगा। बिल्कुल, तो किसी भी ज्ञान के बिना कार्य जो है वो पूरा हो ही नहीं सकता। लगातार हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी भी दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके प्रति पहले आप जानकारियां हासिल कर लीजिए, प्रशिक्षित हो जाइए। देखिए, आपको कोई भी बाधा जो है वो बड़ी नहीं लगेगी, आप आसानी से उसका समाधान निकाल लेंगे और उसमें आगे बढ़ते ही जाएंगे। यही किया है हमारे विशेषज्ञों ने भी। देखिए, एक ऑर्गेनिक फार्मर है, एक डेयरी फार्म के ओनर है, फाउंडर है यहाँ पर। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और इग्नू तो इसका आप इन सब में आपका साथ दे ही रहा है। राहुल जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। राहुल जी, जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि समय की मांग कह लें या फिर समय ऐसा था या उनके मन में इच्छाएं थी कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो आगे बढ़े। आप क्या कहना चाहेंगे? डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं, आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, अन्य लोग इससे प्रेरित हो, क्योंकि क्या करते हैं लोग, गाय पालन कर लेते हैं, दूध की बिकवाली कर देते हैं, लेकिन उसमें अपनी आमदनी को और बढ़ाने के लिए वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं? प्रसंस्करण बहुत अच्छा यहाँ पर विकल्प हो सकता है, तो ऐसे में कृषि शिक्षा अगर वो प्राप्त कर लें तो इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कृषि शिक्षा से एक तो जो परंपरागत डेयरी जो लोग करते थे या कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, उसमें क्या है, नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे कोई गाय है, कोई पशु है, अगर समय पर उसका कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, समय पर उनका वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसे कई डेयरी फार्म को मैं जानता हूं जो कि इसी कारण बंद हो गए, क्योंकि उनके पशु जो है मरने लगे, ऐसी बीमारियां आ गईं जिससे पशु मर गए। लेकिन जब मैंने ये डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया तो इसमें मुझे सारी जानकारी दी गई, किस तरीके से आप पशुओं की अच्छी ब्रीड रख सकते हैं, किस तरीके से आप उनका अच्छा बीमारियों से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करा सकते हैं, आप असामयिक मृत्यु से के नुकसान से बचने के लिए उनका भी बीमा करवा सकते हैं, आप डीपीआर बना करके बैंक से लोन ले सकते हैं, आप अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करके और प्रसंस्करण करके और उसको वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, उससे आपकी आय भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से तो ये सारी जानकारियां आपको कोर्स के अंतर्गत यहाँ पर दी गई थी। आपसे जानना चाहेंगे कितने अंतराल का था आपका कोर्स? 1 साल का था। तो ये डिग्री कोर्स था या सर्टिफिकेट कोर्स था? ये डिप्लोमा कोर्स था। डिप्लोमा कोर्स था जी। तो आपकी जो, जैसे कि हमारे डॉक्टर जैन ने भी बताया था कि जो फीस है वो काफी कम रहती है, तो फीस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों को रहता है कि अरे महंगा हुआ तो हम कैसे जुड़ पाएंगे इससे। इसमें इग्नू का जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने एक काफी क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी आय अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र के थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए 50% फीस की छूट थी और मात्र 5,000 रुपए में वो एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स आसानी से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो मुझ जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कृषि की शिक्षा लेकर के और उन्होंने अपनी सफलता हासिल की है, वो इसके लिए इग्नू का स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सदैव ऋणी रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर फीस जिसे हम कहते हैं शुल्क भी एक बाधा आ जाती है, लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर उसे भी बहुत एक सीमित ही रखा गया है, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर रियायत भी दी जा रही है। तो ऐसे में आप तो अब जुड़िए इससे, आगे बढ़िए, कृषि शिक्षा हासिल कीजिए और कृषि के क्षेत्र में अपार सफलताएं ज़रूर आप हासिल कर पाएंगे। और हम भी आगे बढ़ेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा और खेती के बारे में। तमाम तरह की बातें निकल कर आई हैं कि किस तरह से हमारे युवा जुड़ सकते हैं, जो लोग जुड़े हैं उन्हें कितना लाभ मिला है। तमाम यहाँ पर उदाहरण भी सामने आए हैं। इसके बारे में हमारी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। खेती किसानी को बढ़ावा देने में कृषि शिक्षा का बड़ा योगदान है। बदलते दौर में कृषि शिक्षा और नई नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में भारत सरकार ने किसानों को कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती रही है। कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से अधिक संस्थानों ने भी सराहनीय भूमिका निभाई है, जो 75 कृषि विश्वविद्यालयों और 368 कॉलेजों के साथ राज्यों में कृषि विस्तार में भी मदद देती आई है। हरित क्रांति और तमाम बदलावों के पीछे कृषि अनुसंधान तंत्र और कृषि विश्वविद्यालयों का अहम योगदान रहा है। किसानों और इन संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से ही देश में अनाज उत्पादन, बागवानी, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कृषि प्रसार संभाग देश के महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर नई तकनीकों को किसानों के बीच पहुंचाने के कार्य में जुटा है। प्रशिक्षण की बात करें तो कृषि विज्ञान आधारित संस्था है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के साथ तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन, साथ ही बागवानी से जुड़ी कई सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षण और कृषि से जुड़ी बातों की जानकारी की मदद से किसान खेती करते समय अच्छे बीजों का चुनाव, बेहतर कृषि पद्धति और तमाम अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर अच्छी पैदावार हासिल करने में सफल हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से कृषि में रोजगार की स्थिति काफी बेहतर हुई है। बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए युवाओं का कृषि शिक्षा में रुझान बढ़ा है। तो देखिए, अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट, आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर रुक करना चाहेंगे डॉक्टर जैन का। डॉक्टर जैन, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इग्नू से आप जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं ताकि वो खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बदलाव ला सके। आपने किस तरह के बदलाव होते यहाँ पर देखे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, जब भी हम हमारे विद्यार्थी से मिलते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि उन्होंने हमारे कोर्स करने के बाद कुछ अचीव किया। उन्होंने उसको एक शिक्षा को एक व्यवसाय बनाया। व्यवसाय अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, एक परिवार को अच्छी जीवन देने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए एक कोशिश की। इससे एक हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। और ख़ासकर हम देखते हैं कि जो हमने जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, सभी तरह के प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए, उनसे हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं और उससे उनके जीवन में एक परिवर्तन भी आ रहा है। वो हमें एक खास देखने से पता लग जाता है कि वो कितने प्रसन्न हैं। तो इससे हमें एक बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, सामने नजर भी आ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। हिमांशु जी, आपसे हम राय लेना चाहेंगे हमारे उन सभी दर्शकों के लिए, हमारे उन सभी किसान भाइयों बहनों के लिए जिनके मन में शंका रहती है कि जैविक खेती से जुड़े या फिर नहीं जुड़े, क्योंकि आपने इसमें शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे वो रिलेट कर पाएंगे कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जैविक खेती से जुड़े या ना जुड़े। इसका जवाब सच बताऊं तो किसान के पास खुद ही है। जैसे मैंने कहा कि ये जैविक खेती नहीं, पारंपरिक खेती है। आपको ज्ञात होगा कि जब से भारतवर्ष में कृषि होनी शुरू हुई है, तब से वो पारंपरिक खेती ही रही।
ये हरित क्रांति के वक्त, हरित क्रांति के दौरान केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जो कि मेरा मानना है कि तकरीबन आज 50 साल से ऊपर हुआ है केवल, और इस 50 साल में हम इस चीज से दुखी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वाकई में हम इस चीज से दुखी हो चुके हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर्स हमारे खेतों के अंदर बिल्कुल इस तरह घुस चुके हैं कि हमारा जो पानी है वो भी कार्सियोजेनिक हो चुका है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे पंजाब का, जहाँ का पानी जो है इस वक्त कार्सियोजेनिक माना जा रहा है। ऐसी खेती करके क्या फायदा है जिससे कि हमारे शरीर को खुद नुकसान पहुंचे। एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैंने अपने खेत पे ये पारंपरिक खेती करनी शुरू करी थी, उससे पहले कई साल तक यहाँ पर ये केमिकल खेती हुआ करती थी। कुछ साल का मैंने उसमें बीच में गैप दिया, और जब मैंने वापस पारंपरिक खेती शुरू करी तो आसपास के जो किसान हैं उन्होंने मेरे से यही बोला कि साहब अब यहाँ पर पशु पक्षी आने लगे हैं इस खेत में। मतलब आप ये मान के चलिए, जो एक जानवर है, एक चिड़िया है, उनको भी ये पता है कि कौन से खेत का दाना पानी खाकर उनको ज्यादा सुख रहेगा। तो जब मेरा मानना है कि जब जानवर इस बात को समझ सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जी। और हमें ये चीज समझाने के लिए इग्नू इतना अच्छा कदम उठा रही है कि हमें उसे शिक्षा के रूप में हम तक पहुंचा रही है। अगर हम वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यकीन मानिए आपको खुद, हर किसान को खुद ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में पारंपरिक खेती ज्यादा बढ़िया है या केमिकल खेती ज्यादा बढ़िया है। ये बात आपको स्वयं पता लग जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, जो इसमें शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं वो अपने जो अनुभव हैं वो साझा कर रहे हैं। अब आपको समझ आना चाहिए कि आप जैविक खेती से जुड़ सकते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन उससे पहले लगातार फिर हम यही कहेंगे कि आप एक बारी शिक्षा जरूर हासिल कर लीजिए। कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, केवल जैविक खेती में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भ्रांतियां होती हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है केवल उस विषय के प्रति जागरूक होने की वजह से और साथ ही साथ शिक्षित होने के बाद ही। बिल्कुल ऐसा ही हमें करना भी है, हमें आगे बढ़ना है। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि अपने अनुभव से ही उन्होंने सीखा कि शिक्षा का कितना महत्व है, हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यक्ति को वो स्थान दिला देती है जो स्थान उसे बाकी चीज़ें नहीं दिला सकती। मैं अपना उदाहरण दे करके अपने युवा साथियों से ये उन्हें प्रेरणा देना चाहूँगा कि मैं एक सामान्य प्राइवेट स्कूल में टीचर था, डेयरी का कोर्स किया और डेयरी का व्यवसाय किया, और धीरे धीरे उसकी आय को इकट्ठा कर करके और थोड़ी सी ज़मीन खरीद करके और अपना खुद का स्कूल इस्टेब्लिश कर लिया, और आज उस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं। तो एक कृषि शिक्षा का क्या योगदान है, इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या बताऊं कि समाज को एक स्कूल मिल गया और क्षेत्र को 40 रुपये लीटर में शुद्ध दूध मिल गया। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल। तो देखिए कितने अच्छे अनुभव यहाँ पर आ रहे हैं सामने कि इन्होंने बदलाव लाया है अपने जीवन में केवल कृषि के क्षेत्र में शिक्षा हासिल करके। लोग कृषि के क्षेत्र को एक छोटा सा क्षेत्र मानते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब इसमें घुसेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो कैसे वो इस क्षेत्र से जुड़ेंगे। इसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, चाहे हम बात ICAR की करें, चाहे हम इग्नू की बात करें। लगातार यहाँ पर कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इस क्षेत्र से जुड़ें और समझ सकें कृषि के क्षेत्र को। और बता दें हमारी सरकार भी पीछे नहीं है, हमारी सरकार ने भी वर्ष 2014 में यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया था। जी हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर शुरू की गई थी। क्यों? ताकि हमारे जो युवा हैं वो खेती के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकें और सफल हो सकें। अंतिम टिप्पणी यहाँ पर डॉक्टर जैन से मैं लेना चाहूंगी। हमारे सभी दर्शकों को आप संदेश दें, युवाओं को ही नहीं कहूंगी बल्कि सभी किसान भाइयों बहनों को, सभी उम्र की कोई सीमा नहीं है, सभी लोगों को कहें कि वो कृषि के क्षेत्र में शिक्षा हासिल करके किस तरह के बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए, हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो अभी भी हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो गाँव में खेती करते हैं वो अशिक्षित है और बहुत कम शिक्षित है। तो उनसे वो थोड़ा सा आमदनी उनको बढ़ाने की आवश्यकता है और उसके लिए ज़रूरत है। खासकर हम देखते हैं कि युवा धीरे धीरे हम कृषि क्षेत्र से दूर होते जा रहे हैं। अगर यही हम ट्रेंड रहेगा
तो हम देखेंगे 10 साल या 15 साल बाद खेती करने वाले बहुत कम हो जाए। इसके लिए हमें ज़रूरत है, हमें युवाओं को कृषि क्षेत्र के लिए लाना है। युवा के कृषि क्षेत्र में कैसे आएंगे? जब उनको लगेगा कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, प्रोस्पेक्टिव सेक्टर है, यहाँ से हम हमारे जीवन को बहुत ही अच्छी तरह चला सकते हैं। तो उनको युवा को आकर्षित करने के लिए हमें ऐसे उद्यम देने हैं, कृषि आधारित उद्यम देने हैं उनको, ताकि वो खेती करें, उनकी जब पास ज़मीन है, उनके पास रिसोर्सेज है, और तो उन पे उद्यम लगा के अपनी आमदनी बढ़ाए। तो इसके लिए हम जितने भी युवा हो उनको कहेंगे कि कृषि को नहीं छोड़कर उसमें आप आइए, अपना व्यवसाय प्रारंभ किए, कृषि आधारित व्यवसाय प्रारंभ कीजिए, और अपने परिवार को एक हम जमीन से जुड़े रहते हुए भी हम अपना परिवार का भरण पोषण बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और खासकर जो स्वास्थ्य प्रदक हम खुद खेती करेंगे तो हमें पता है कि हमने कौन सा फर्टिलाइजर उसमें डाला है। जी, तो जैसे हिमांशु जी ने कहा कि हमें पता होगा कि इसमें कितनी पोषकता है, तो हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। देखिए, पलायन को रोकने में भी कृषि शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभा सकती है, यही बात कह रहे हैं डॉक्टर जैन। अब आप समझ जाइए, कृषि शिक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब इन लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है तो आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है, ये संभव है। इसके लिए अब आपको भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और इसी के साथ मैं हमारे सभी विशेषज्ञों का धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे साथ उपस्थित हुए, इतनी अहम जानकारियां आपने सभी के साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि कृषि शिक्षा का क्या महत्व है। खेती किसानी के क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो शिक्षा हासिल करनी ही है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभान्वित होंगी। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा देखिए हमारा ये कार्यक्रम और तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।